हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। हम लोग देख रहे थे और स्टेज 1 हम लोगों ने एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था। अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में हम स्टेज 2 की तरफ जाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। तो सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वे सभी अपना अटेंडेंस को लाइव चैट पे दे देंगे, पहली बात है ना। और ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन भी दिए हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्ड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन की बात करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में हम लोगों ने यह देख लिया था कि टीआरएनए जो है वह अमीनो एसिड से बाइंड हो चुका है उसका एक्सेप्टर आर्म। अब वो टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ बाइंड होने के बाद आगे किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा उसको हम लोग स्टेज 2 में देखने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप अगर स्टेज 1 अच्छे से नहीं पढ़े हैं, पिछला क्लास मिस हो गया है, तो आप स्टेज 1 अच्छे से पहले पढ़ ले, उसके बाद अब स्टेज 2 में आए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, देखने की कोशिश करते हैं अपन लोग 40 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 40 मिनट ये लगेगा हम लोगों को, और हम इनिशिएशन की तरफ देखेंगे। इनिशिएशन से आपको याद दिला दूं कि इनिशिएशन की बात हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा हुआ था और उस जेनेटिक कोड में हम लोगों ने एक चीज देख के रखा हुआ है कि जेनेटिक कोड में कुछ कोडॉन्स थे जो कि ये ट्रिपलेट बेसिस से ही बने हुए थे। और हमने कोडॉन की पूरी डिक्शनरी या जेनेटिक कोड्स की पूरी डिक्शनरी पढ़ के रखा हुआ है ना। और उससे हम लोगों को ये बात पता है कि स्टार्ट कोडॉन जो होते हैं वो दो होंगे, एक होंगे आपके AUG और दूसरा है GUG। और आपको अभी फिलहाल फोकस करना है इस AUG के ऊपर। और AUG जो है ये जिस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये हम लोगों ने पिछले बार देख के रखा हुआ है, ये जिस अमीनो एसिड को कोड करता है वो है मिथियोनीन। ठीक, और स्टॉप कोडॉन्स हम उनको बोल रहे थे जो कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। ठीक, जैसे कि अपन UAA पढ़े थे, UGA पढ़ चुके हैं और UAG पढ़ चुके हैं। तो ये कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इसी का फायदा सेल उठाता है और इन्हीं स्टार्ट कोडॉन्स को हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। ये स्टार्ट कोडॉन ही है जिनको हम इनिशिएशन कोडॉन कह रहे हैं। इनिशिएट करना मतलब क्या होता है कि प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना है तो अब सीधे हम mRNA की बात कर रहे हैं, ध्यान पे रखे रहना। इस mRNA में हमारे पास बेसिस प्रेजेंट है और इस बेसिस में हम लोगों के पास AUG है ना। ऐसे ही आगे अगर मान के चलिए UUU है, फिर आगे हमारे पास UUA है, इस तरह से कोडॉन्स अरेंज्ड है। तो जिस जगह पे AUG से प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होने वाला है, इस कारण से इनको हम बोलेंगे इनिशिएशन कोडॉन्स। तो AUG जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, AUG जो है वो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो मिथियोनिन के पास केवल एक कोडॉन है। अब वापस जाकर के देख सकते हैं, आपको केवल मिथियोनिन में केवल एक ही कोडॉन देखने को मिलेगा, AUG। तो AUG को हम लोग इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी।
अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, सभी ऑर्गेनिज्म के पास इस मिथ्योनिन एमिनो एसिड के 2 टीआरएनए होंगे, है ना। अब इस एमआरएनए के पास, एक सेकंड ना, मैं इसको आपको और अच्छे से बताता हूं। इस एमआरएनए के पास कोडॉन्स केवल है, एमिनो एसिड नहीं है अभी। लेकिन हमको पता है कि इसको एमिनो एसिड लाने का काम जो करेगा वो टीआरएनए करेगा, और इस टीआरएनए के पास इस कोडॉन का रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड होगा जिसको अपन बोलेंगे मिथियोनिन। किस तरह से बाइंड होगा ये सब हम लोगों ने पढ़ के रख लिया हुआ है। अब ये जो लूप जो इस एमआरएनए से बाइंड हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एंटीकोडॉन लूप, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन लूप, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंटरी होगा, एयूजी के कॉम्प्लीमेंटरी होगा। और ये जो टीआरएनए है ये लेकर के आएगा इस कोडॉन का रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड। अब सेल के पास दो चीजें हैं, एक तो शुरुआत में स्टार्ट कोडॉन्स एयूजी जहां से प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे एयूजी मान के चलिए ये एक इनिशिएशन कोडॉन है, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाली है। अब ये एयूजी केवल स्टार्टिंग पोजीशन पे ही नहीं रहता, ये इंटरनल पोजीशन पे भी रहता होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आगे की तरफ अमीनो एसिड्स ऐड करते जाएगा, टीआरएनए ले लेकर के आते जाएगा अमीनो एसिड को, तो उसको एयूजी इंटीरियर साइड में भी देखने को मिलेगा। तो दो प्रकार के हमारे पास एयूजी के कोडॉन्स रह गए, एक जो इनिशिएट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन या इनिशिएटर एयूजी, है ना, और जो इंटरनल पोजीशन पे है उसके लिए भी उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एयूजी। चीजों को समझिए कि इनिशिएशन कोडॉन में जो शुरुआत कर रहा है, ठीक है, वहां पे टीआरएनए यहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना है, ये बात हो गई, ठीक है। और लेकिन अब जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि एयूजी अंदर नहीं आएगा फिर वहां से नया प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला है वह इनिशिएटर एयूजी कहलाएगा, और इस एयूजी अगर वो अंदर की तरफ भी आएगा वो इंटरनल एयूजी कहलाएगा। तो इन दोनों ही एयूजी के लिए, जो इनिशिएट या स्टार्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो इंटरनल पोजीशन के लिए स्टार्टिंग है, उसके लिए टोटल आपके पास 2 टीआरएनए होंगे। इसी कारण से 20 एमिनो एसिड से ज्यादा टीआरएनए होते हैं। तो एक मिथ्योनिन के लिए 2 टीआरएनए क्यों हुए, क्योंकि ये टीआरएनए स्टार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और दूसरा टीआरएनए जो है वह इंटीरियर पोजीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो अंदर आगे प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है उसके लिए आगे एयूजी रेस्पॉन्सिबल। उस एयूजी के लिए शुरुआत वाला टीआरएनए यूज नहीं होने वाला, उसके लिए दूसरा टीआरएनए यूज होगा। क्लियर, ठीक, चलो आगे बढ़ो। ठीक, अब देखिए इस टीआरएनए के बीच में डिफरेंस क्या है, कि हमको एक बात पता चल गई कि भाई इनिशिएटर टीआरएनए जो है और इंटीरियर पोजीशन के लिए जो टीआरएनए है वो डिफरेंट है। अगर पहली स्लाइड में समझ में नहीं आएगा इस स्लाइड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब इन टीआरएनए में डिफरेंसेस देखिए कि एमआरएनए जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से लाइन खींच लेते हैं। जैसे कि ये एमआरएनए है, यहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला है जिससे अपन लोग एयूजी। अब मैं बोला कि इसके लिए टीआरएनए दूसरा रहेगा, लेकिन लाएगा दोनों ही मिथ्योनिन ही ना। एक चीज ये भी ध्यान में रखना, दोनों ही मिथ्योनिन लाएगा लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है।
ठीक। और एक मान के चलिए इंटीरियर साइड, ऐसे आगे और है, मान के चलो यू 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 आया, फिर से एक बार ए यू जी आ गया। अब ऐसा नहीं कि दो ही अमीनो एसिड जोड़ करके वो प्रोटीन बना लेगा, वो आगे प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो ग्रुप है, दोनों ही टीआरएनए जब इसके लिए आएंगे, अब देखो ये इसके लिए मेरे को जहां तक याद है ये फिनाइल एनिलीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। ठीक। अब एयूजी जहां पे है वहां पे मिथियोनिन ही आएगा, ये भी ध्यान पे रखे रहना, यहां पे भी मिथियोनिन आएगा ही, लेकिन दोनों के पोजीशन में डिफरेंसेस है क्या, कि एक एयूजी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर रहा है और एक एयूजी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इंटीरियर पोजीशन में आया। तो ये जो येलो कलर का मैं टीआरएनए बना रहा हूं ये इनिशिएटर टीआरएनए कहलाएगा। अब इस टीआरएनए में जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इसके मिथियोनिन में एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्माइलेशन। इस टीआरएनए के मिथियोनिन में, मिथियोनिन एक एमिनो एसिड है ना, इसमें होगा प्रोसेस फॉर्माइलेशन का। फॉर्माइलेशन का मीनिंग आपको समझ में अभी आएगा कि आप इस अमीनो एसिड मिथियोनिन में, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, उसमें आप फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। किसका? फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। ठीक, फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं। जैसे कि आप HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो उसी फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन हम लोगों को इस मिथियोनिन में देखने को मिलेगा, जो कि इनिशिएटर कोडॉन कहला रहा है। और ये केवल इनिशिएटर कोडॉन्स के लिए ही होगा। इंटीरियर पोजीशन में जो मैं आप लोगों को दूसरे कलर से, ब्लू कलर से जिस टीआरएनए को कर रहा हूं जो इंटीरियर पोजीशन पे, इसमें भी फॉर्माइलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इनिशिएटर टीआरएनए जो है वह फॉर्मिल मिथियोनिन को उठाएगा, फॉर्मिल ग्रुप कंटेनिंग मिथियोनिन को पिकअप करेगा और इंटीरियर पोजीशन में नॉर्मल मिथियोनिन रहेगा। इस कारण से दो टीआरएनए हम लोगों को किस तरह से देखने को मिलेंगे, इसको देखिए। एक टीआरएनए जो है केवल मिथियोनिन को उठाएगा, ये इंटीरियर पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और एक टीआरएनए जो है वह फॉर्मिल मिथियोनिन को उठाएगा। इस कारण से इस टीआरएनए के ऊपर लिख दिया जाता है FMET। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये फॉर्मिल मिथियोनिन को डिनोट कर रहा है। एक बार और ध्यान से समझ जाइए कि ये जो टीआरएनए जो इनिशिएटर वाला है, ये फॉर्मिल मिथियोनिन को पिकअप करेगा, क्योंकि इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाली है। और इंटीरियर पोजीशन के लिए ये मिथियोनिन को, केवल मिथियोनिन, उसमें कोई मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ये जो फॉर्माइलेशन का प्रोसेस है ये केवल और केवल बैक्टीरिया में ही होगा। ठीक, ये फॉर्माइलेशन का प्रोसेस ध्यान से देखना, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में फॉर्माइलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ये भी ध्यान पे रखे रहना कि बैक्टीरिया में फॉर्माइलेशन का ये स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में यह प्रोसेस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में जो मैकेनिज्म है वो दूसरा होगा, वो यूकैरियोट्स का फंडा है। अभी हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं तो हम बैक्टीरिया के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक, तो इनिशिएटर कोडॉन के लिए हमारे पास FMET फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए
प्रेजेंट रहेगा और इंटीरियर पोजीशन के लिए AUG रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इनिशिएशन कोडॉन के बारे में आपको समझ में आ गया। 2 स्टेप्स आपको फॉर्मुलेशन में देखने पड़ेंगे। आप देख सकते हो, आप कभी नहीं बोलेंगे कि tRNA फॉर्माइलेशन का प्रोसेस किया, मिथियोनिन जो है उसमें फॉर्माइलेशन का प्रोसेस हुआ। हम उस tRNA को भले दिखाने के लिए FMET लिखते हैं, FMET लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मिल मिथियोनिन को उठाएगा, इस वजह से। इस चीज को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो मिथियोनिन जो है वो tRNA के साथ ATP के साथ रिएक्शन करेगा। सेम स्टार्टिंग जैसे कि अपन लोग एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में देख लिए, ठीक। और ये मिथियोनिन tRNA के ऊपर चार्ज हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे? चार्जिंग ऑफ tRNA, कि इस tRNA में मिथियोनिन आ गया। अब आगे का जो प्रोसेस है, इस मिथियोनिन tRNA के बाद अब इसको स्टार्टिंग वाला काम करना है, स्टार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करेगा? ये N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से फॉर्मिल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा एक एंजाइम की सहायता से, जिसका नाम है फॉर्माइलेज। तो फॉर्माइलेज एंजाइम जो है वो फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से फॉर्मिल ग्रुप का ट्रांसफर इस मिथियोनिन में करेगा, जो कि tRNA से चार्ज हो गया है। अब ये जो मिथियोनिन है वह फॉर्मिल मिथियोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस tRNA में जो मिथियोनिन चार्ज रहेगा वो फॉर्मिल कंटेनिंग मिथियोनिन रहेगा। तो 2 स्टेप्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर्माइलेशन के लिए। सबसे पहला एक्टिवेशन ऑफ मिथियोनिन, जो ATP के साथ रिएक्ट करके इस tRNA में चार्ज हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन है फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से फॉर्माइलेज एंजाइम की मदद से, और ये फॉर्मिल ग्रुप का ट्रांसफर कर देगा मिथियोनिन से। तो ये F मिथियोनिन या फॉर्मिल मिथियोनिन इस tRNA में चार्ज हो गया। अब इस स्टेप को आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने कंबाइन करके लिख दिया है ना। अब वो आगे का प्रोसेस केवल आपको एक रिएक्शन बढ़ाना है कि फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट उस चार्ज्ड मिथियोनिन tRNA के ऊपर फॉर्मिल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। ठीक, लिख लेंगे अच्छे से, ध्यान से समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे के प्रोसेस को जानने के लिए मैं आप लोगों को कुछ राइबोसोम्स को याद दिलाने का प्रयास करूंगा, ठीक। अब आपको ध्यान पे होगा कि प्रोकैरियोटिक, हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो राइबोसोम की बहुत मुख्य भूमिका होती है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। प्रोकैरियोट्स में हम लोगों को 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है। याद है आपको, है ना? आपको पिछली क्लासेस में भी बताया गया होगा कि 70S राइबोसोम्स जो हैं वो 2 यूनिट्स से मिलके बने हुए रहेंगे। एक है आपका 50S सब यूनिट, दूसरा है आपका 30S सब यूनिट। जो टोटल राइबोसोम्स होते हैं वो 2 चीजों से मिलके बने हुए रहते हैं, है ना। राइबोसोम किससे मिलके बने हुए रहते हैं? ध्यान से देखना आप लोग। ये बने हुए रहते हैं rRNA और प्रोटीन से। एक राइबोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर आप देखने का प्रयास करेंगे तो राइबोसोम्स जो हैं rRNA और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए रहते हैं, ठीक। अब rRNA भी होगा और प्रोटीन भी होगा इस 70S राइबोसोम में। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राइबोसोम्स किससे बने हुए रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप rRNA और प्रोटीन्स को लेंगे। अब इस 70S यूनिट में हमारे पास 2, अगर इनका स्ट्रक्चर वाइज देखने का प्रयास करेंगे तो ये 2 सब यूनिट्स से मिलके बने हुए रहते हैं। एक बड़ा यूनिट होता है, इस कारण से हम उसको बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, और दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक। अब इसमें rRNA और प्रोटीन्स दोनों है ना, 2 यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स कह रहे हैं।
अब देखो ये लार्ज जो सब यूनिट है इस 70s में 50s यूनिट कहलाएगा। अब देखो डिवीजन करते जा रहा हूं, इस 70s सब यूनिट में हमारे पास जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s सब यूनिट होगा, और एक जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s सब यूनिट होगा। इसका मतलब 70s सब यूनिट दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक 50s सब यूनिट, एक 30s सब यूनिट, जो कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से डिनोटेड है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दो यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, एक लार्ज सब यूनिट इस तरह से देखने को मिल रहा है, एक स्मॉल सब यूनिट देखने को मिल रहा है। तो लार्ज सब यूनिट को हम लोग 50s बोल रहे हैं और ये 30s। मॉलिक्यूलर वेट में आप देख सकते हैं जो लार्ज सब यूनिट, देखो 70s पूरा टोटल जो है ना, तो ये 25 lakhs मेरे को दिख पा रहा है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, है ना, 25 लाख मॉलिक्यूलर वेट हुआ, और ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट लार्ज सब यूनिट का होगा और स्मॉल सब यूनिट का स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, इस कारण से वो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है। तो 70s यूनिट्स के दो भाग, 50s यूनिट्स और 30s यूनिट। अब 50s यूनिट्स में हम लोग अब अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान पे देखना कि इस 50s सब यूनिट में rRNA और प्रोटीन्स दोनों ही होंगे। अब इसमें कौन कौन से rRNA होते हैं ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। एक rRNA प्रेजेंट रहता है, वो है 5s rRNA। ठीक, और ये राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, और दूसरा है 23s rRNA। मतलब इस 50s सब यूनिट के भी डिफरेंट यूनिट्स है, सब यूनिट्स है। एक है आपका 5s rRNA, दूसरा है आपका 23s rRNA। अब इस 5s rRNA में हमारे पास 120 न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक, अब देखो rRNA है, इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियोटाइड तो रहेंगे, उसमें 120 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में फिर से नहीं बताऊंगा। और 23s सब यूनिट में हमारे पास 2900 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। तो देखो एक यूनिट rRNA से बना, और दूसरा जो है वो प्रोटीन से बनेगा, 34 प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा। तो एक 50s यूनिट की बात करो तो उसमें कौन कौन से चीजें देखने को मिले आपको। 50s सब यूनिट में आपको 5s rRNA, और आपको क्या देखने को मिला, 23s rRNA, और हमको क्या देखने को मिला, 34 प्रोटीन्स। इस कारण से मैं बोला था कि राइबोसोम जो है वह rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। उसी प्रकार आप देखने का प्रयास करेंगे इस वाले यूनिट को कि 30s सब यूनिट जो होता है उसके पास 16s rRNA का सब यूनिट रहता है, उसमें 1540 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे, और 30s सब यूनिट में 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान पे बिल्कुल ही रखना है, वो आपको 23s rRNA को याद रखना पड़ेगा कि वो किसका सब यूनिट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 50s यूनिट का है, और 16s rRNA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और वो 30s सब यूनिट का हिस्सा रहेगा। ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में कि 70s टाइप ऑफ 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, उसके दो सब यूनिट्स 50s और 30s जो कि rRNA और प्रोटीन से मिलकर बने हुए रहते हैं। और 50s सब यूनिट्स में हमारे पास 5s rRNA, 23s rRNA और 34 प्रोटीन्स है।
और 30s सब यूनिट में हमारे पास 16s rRNA और 21 प्रोटीन्स है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 23s rRNA किसका यूनिट है, आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा कि ये 50s सब यूनिट का यूनिट है। चलें आगे, चलो अब आप देखो राइबोसोम्स में दो यूनिट है, जो आपको एक बड़ा सा यूनिट देखने को मिल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, और ये जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको स्मॉल सब यूनिट। क्लियर, ठीक है। अब इस राइबोसोम में हमारे पास 3 साइट प्रेजेंट रहेंगे, 3 खांचे प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक, अब आप देखो स्मॉल सब यूनिट में क्या होगा, राइबोसोम बाइंड होता है, आरएनए बाइंड होता है। अब जो आरएनए बन गया है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, वो कहां पे बाइंड होगा, ध्यान पे रखना इस चीज को, वो कहां पे बाइंड होगा, वो इस स्मॉल सब यूनिट में बाइंड होने वाला है, ये ध्यान पे रखे रहना। तो स्मॉल सब यूनिट में क्या बाइंड होने वाला है, mRNA जो ट्रांसक्रिप्शन से बन गया है। ठीक है, ये क्या है, mRNA। तो स्मॉल सब यूनिट से mRNA बाइंड होता है। अब आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि ये जो mRNA है ये स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होता है, इस कारण से स्मॉल सब यूनिट के पास जो आपको डॉटेड एरिया दिख रहा है, आपको जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये देखो ये वाला एरिया, ये जो मैं आपको येलो कलर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे ख्याल से रेड कलर ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जो पोर्शन, इनको हम लोग बोलेंगे mRNA बाइंडिंग साइट, क्योंकि इसी mRNA में हमारे पास इसी स्मॉल सब यूनिट से mRNA बाइंड होने वाला है। क्लियर, अब देखो इसके लार्ज सब यूनिट में और स्मॉल सब यूनिट में कुछ खांचे टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे साइट्स। अब देखो mRNA यहाँ पे बाइंड हो गया, अब tRNA भी इसी राइबोसोम के ऊपर आने वाला है, तो उसके लिए जगह की आवश्यकता होगी, है ना। tRNA के पास एमिनो एसिड है और mRNA के पास कोडॉन है, समझ रहे हो। तो इस राइबोसोम में 3 प्रकार के साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक ए साइट कहलाएगा, एक पी साइट कहलाएगा और एक ई साइट कहलाएगा। अभी आप इनके फंक्शंस को ना देखें, ज्यादा मैं आपको बताने का प्रयास नहीं करूंगा अभी फिलहाल, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा आगे आगे, है ना। ए साइट को हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड साइट, बस आप ध्यान पे रखते जाइए कि 3 टाइप के साइट्स है। पी साइट कहलाता है पेप्टाइडिल साइट, कहां प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट में। देखो पी साइट जो है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों में है ना। और ये देखिए जहां पे mRNA बाइंड हो रहा है वहां पे वो बिल्कुल प्लेस्ड है, व्हाइट कलर का दिख रहा है। और फिर आपको देखने को मिलेगा ई साइट, ई साइट कहलाएगा आपका एम्प्टी साइट। अब इनके नाम क्या पड़े धीरे धीरे आपको प्रोसेस से पता चलता जाएगा। तो राइबोसोम में 3 साइट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट, ठीक, और mRNA बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब आपको एक आइडिया हो गया कि स्मॉल सब यूनिट से mRNA बाइंड होगा, तो सबसे पहले mRNA को स्मॉल सब यूनिट से जोड़ देते हैं, यही एक प्रोसेस हुआ। हमारे पास mRNA बन गया ट्रांसक्रिप्शन से, उसमें कोडॉन्स प्रेजेंट है, और tRNA भी रेडी हो गया, उसमें एमिनो एसिड चार्ज है। तो अब इस mRNA को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होता है। अब आपके पास मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक सिंगल कोडॉन में, अच्छा एक बात आपको ध्यान पे बता देता हूं,
रखना पड़ेगा आपको कि AUG जो है वो 5' एंड में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हम कोडॉन्स को 5' से 3' डायरेक्शन में ही रीड करते हैं। ध्यान है? तो आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि एक सिंगल AUG कोडॉन को कैसे कैसे खोजा जाता है सेल के द्वारा कि ये स्टार्टिंग कोडॉन है कि ये इंटीरियर वाला कोडॉन है ना? ये सेल को कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, तो उसके हिसाब से tRNA आपको प्लेस करना होगा। तो इसका डिटेल और इसका आंसर हम लोगों को मिलता है इनिशिएशन के प्रोसेस से। इस इनिशिएशन प्रोसेस को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई सेल को कैसे पता चलेगा कौन सा इनिशिएटर कोडॉन है, कौन सा इंटीरियर AUG है, और उसके लिए कौन सा tRNA आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अब इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और इनिशिएशन में आप लोगों को जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो आप देखते जाइए। आपको ज़रूरत होगी मैग्नीशियम आयंस की, जिस प्रकार से स्टेज 1 में देखा था हम लोगों ने। अब सीधी सी बात है, आपको mRNA की आवश्यकता होगी, और इस mRNA में इनिशिएशन कोडॉन्स की आवश्यकता होगी, तभी तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये भी आपको पता चल गया। ठीक, आपको राइबोसोम की आवश्यकता है 50S और 30S, अगर आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात, आपको फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA की आवश्यकता है, तभी तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान पे रखना है वो है कि आपको इनिशिएशन फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और ये टोटल 3 इनिशिएशन फैक्टर्स है। इनका काम क्या होगा अभी देखते जाएंगे। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। 3 इनिशिएशन फैक्टर्स की आवश्यकता आप लोगों को होगी। पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पूरे रिक्वायरमेंट्स आपके सामने, मैग्नीशियम आयंस, mRNA का इनिशिएशन कोडॉन, राइबोसोम के यूनिट्स, इनिशिएशन फैक्टर्स और फॉर्मल मिथ्योनिन tRNA। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये mRNA है। अब इस mRNA में एक लंबा सा कोडॉन है, सभी बेसेस प्रेजेंट रहेंगे। 5' से 3' डायरेक्शन में मैं कोड करते जा रहा हूं। इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, 5' से ये पूरा एक mRNA आपके सामने है। लेकिन सर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, और आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि यहां पे आप देखिए यह AUG है, यहां से ही आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो tRNA जो है वो डायरेक्टली, या फिर ये mRNA जो है वो AUG से डायरेक्ट स्मॉल सब यूनिट से बाइंड नहीं होगा। ध्यान पे रखना इस बात को। अब ये mRNA स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होने वाला है। याद होगा आपको स्मॉल से, अभी बोला था मैं कि बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, भूल गए है ना? ये सबसे पहले ये स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होगा। अब आप देखो स्मॉल सब यूनिट जो है वो इंडिविजुअल ही है, ये इंडिविजुअल ही है। ये स्मॉल सब यूनिट जो है ये अभी इस लार्ज सब यूनिट से बाइंड नहीं हुआ है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान पे रखे रहेंगे। और इस स्मॉल सब यूनिट में एक कंपोनेंट में आपको बताया 16S rRNA बताया। अब इस rRNA में न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। इस न्यूक्लियोटाइड्स में 16S की बात कर रहा हूं, और जो कि स्मॉल सब यूनिट का कंपोनेंट है। इसके भी 5' to 3' एंड होना चाहिए, होंगे? बिल्कुल होंगे सर। ठीक, अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है डायरेक्टली AUG से बाइंड नहीं होगा। ये जहां से ये देखो, ये आपका इनिशिएशन कोडॉन हो गया। यहां से आपको पता है कि इस जगह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना है, तो ये डायरेक्टली जाकर के इस स्मॉल सब यूनिट से बाइंड नहीं होगा। इस इनिशिएशन कोडॉन के लगभग 10 to 13 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम, इस इनिशिएशन कोडॉन के 10 to 13 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम
सेल के पास एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो इस स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होगा। उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं AGG क्या बोला? इनिशिएशन कोडॉन डायरेक्टली जाकर के स्मॉल सब यूनिट से नहीं जुड़ेगा। मैं बोला ना कि स्मॉल सब यूनिट के पास क्या प्रेजेंट है? mRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। अब ये mRNA कहां पे बाइंड होगा ये समझना जरूरी है। ये mRNA के 16S RNA के 3' एंड पे mRNA बाइंड होगा। मतलब ये जो लंबा चौड़ा आरएनए दिख रहा है आपको, ये बाइंड कहां पे होने वाला है? स्मॉल सब यूनिट में। उसमें भी कहां पे? 16S RNA के 3' एंड पे। और इस 3' एंड पे जो सीक्वेंस बाइंड होने वाला है वो है आपका AGGU। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये यही चीज दिखाया जा रहा है कि ये 16S का 3' एंड है और इसका 3' एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गया है। अब देखो ये जो मैं येलो कलर का ऊपर अभी बना रहा हूं, ये 3' एंड को डिनोट कर रहा है। किसके? ब्लू कर देता हूं, है ना। ये 3' एंड 16S RNA का डिनोट कर रहा है। ठीक, ज्यादा गाढ़ा हो रहा है ना, लाइट कलर इसलिए लिया था। तो ये पूरा 3' एंड को डिनोट कर रहा है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका AGGU सीक्वेंस है। इस AGGU सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम में इसको दे दिया गया, इसको अपन लोग बोलते हैं शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि शाइन डलगार्नो सीक्वेंस जो है वो 16S RNA के, जो कि स्मॉल सब यूनिट का कंपोनेंट है, 30S सब यूनिट का, अभी देखा हम लोगों ने, उसके 3' एंड में जाकर के बाइंड हो जाता है। ठीक ठीक है। तो आपको शाइन डलगार्नो सीक्वेंस के बारे में बताना पड़ेगा और ये 3' एंड में बाइंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब स्थिति ये है कि mRNA जाकर के स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हो गया। कहां से? शाइन डलगार्नो सीक्वेंस में। ठीक, कहां पे बाइंड हुआ? स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हुआ। स्मॉल सब यूनिट में भी कहां से? 16S RNA के 3' एंड से। ठीक है सर। अब स्मॉल सब यूनिट में हम लोगों को बाइंड हो गया mRNA। ठीक, अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप देखना है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में कैसे बनता है। इसके टोटल 3 स्टेप है। हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया कि mRNA मान के चलिए यहाँ पे आपका बाइंड हो गया है ना। अभी फिलहाल आप यही मान कर चलेंगे कि आपका जो ये स्मॉल सब यूनिट है उससे mRNA बाइंड हो गया है। ये स्मॉल सब यूनिट में आपका mRNA बाइंड हो गया है। तो मैं आपको बताया कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। ठीक, अब आपको ध्यान पे क्या रखना है कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो आकर के इस स्मॉल सब यूनिट में बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। है ना, इस इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो इस स्मॉल सब यूनिट में बाइंड कर जाएंगे और इसके यूनिट्स जो है वो A यूनिट्स हैं और P यूनिट्स, P साइट्स प्रेजेंट है इस स्मॉल सब यूनिट में। अब आप देखो, सबसे पहला इनिशिएशन फैक्टर 1, ये सबसे पहले आ करके बाइंड हो जाएगा A साइट पे। तो A साइट के ऊपर बाइंड हो जाएगा तो A साइट ब्लॉक हो गया।
इतना भी याद रखे रहना, ठीक है। और स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा इनिशिएशन फैक्टर 3। क्या क्या बोल रहा हूं देख लो। इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो ए साइड पे बाइंड हो जाएगा, और इनिशिएशन फैक्टर 3 आ जाएगा स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये स्मॉल सब यूनिट से क्यों बाइंड हुआ? ताकि यह स्मॉल सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट से बाइंड मत हो जाए, इसलिए। अब ये स्मॉल सब यूनिट अगर लार्ज सब यूनिट से जुड़ जाएगा राइबोसोम के, तो मैं क्या बोलूंगा कि अभी वो फाइनल प्रक्रिया है ना। तो इनिशिएशन फैक्टर 3 काम क्या करेगा, लार्ज सब यूनिट से बाइंड मत हो जाए स्मॉल सब यूनिट, तो वह इस चीज को रोकता है। देखो, अगर शुरुआत में स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट इस तरह से अगर इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो वो कतई ही mRNA से बाइंड नहीं होगा स्मॉल सब यूनिट। इस कारण से ये दोनों यूनिट्स पहले अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये स्मॉल सब यूनिट्स जो है ये mRNA से बाइंड होगा। किस तरह से बाइंड होगा? शाइंडल कार्नो सीक्वेंस से। अब ये वापिस इस लार्ज सब यूनिट से ना जुड़ जाए, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इनिशिएशन फैक्टर 3 आकर के स्मॉल सब यूनिट में जाके जुड़ जाएगा। अब वो उस स्थिति में उसको जोड़ने से मना कर देता है कि तू लार्ज सब यूनिट से नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार से ये डायग्राम आपको यह दिखाया जा रहा है कि इनिशिएशन फैक्टर 3 और इनिशिएशन फैक्टर 1, सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 3 काम करेगा, उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर 1 काम करेगा, वो चुपचाप जाकर के ए सब यूनिट से जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए, तो आप देख सकते हो इस अगले स्टेप में कि इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है ए साइड में बाइंड हो गया, इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो स्मॉल सब यूनिट से बाइंड हो गया। अब देखो ग्रीन कलर का जो है वो mRNA को दिखा रहा है, और पी साइट में इनिशिएशन कोडॉन को प्लेस कर दिया जाता है सेल के द्वारा। ठीक, क्लियर। अब पोजीशन क्या है कि ए साइट पे इनिशिएशन फैक्टर 1 जुड़ गया है, ठीक। इनिशिएशन फैक्टर 3 स्मॉल सब यूनिट से जुड़ गया है, लार्ज सब यूनिट बिल्कुल नहीं है, अभी केवल स्मॉल सब यूनिट में ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप सोचिए कि टीआरएनए वहां से रेडी हो गया है, किस प्रोसेस से? आपको एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड भी बता दिया, और इस टीआरएनए के पास फॉर्मिल मिथ्योनिन है। अब ये टीआरएनए ट्रांसफर करेगा इस एमिनो एसिड को इस एयूजी में, और एयूजी कहां पे प्रेजेंट है? पी साइट वाले एरिया में प्रेजेंट है, ध्यान पे रखना, है ना। तो सेकेंड स्टेप ये होगा कि टीआरएनए जो है वो अप्रोच करेगा एयूजी को। ये अप्रोच कर गया, देखो ये टीआरएनए इस कॉइल्ड फॉर्म पे दिखा दिया गया, इसके पास एफ मिथ्योनिन है, ठीक है, और ये जाकर के बाइंड हो जाएगा किससे? एयूजी से। अब एयूजी का एंटीकोडॉन लूप यूएसी इसका कॉम्प्लीमेंटरी होगा, ये भी ध्यान पे रखे रहना, ठीक। चलो, इस टीआरएनए को इस एयूजी के पास या पी साइट पे जाने के लिए जो इनिशिएशन फैक्टर मदद करता है वो है इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 इसके साथ बाइंड होगा और इसके पास जीटीपी रहता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो टीआरएनए को एयूजी तक लेके जाए। ये क्यों है? इसके पास इनिशिएशन फैक्टर के पास जीटीपी रहता है, ये पूरा एक साथ इस टीआरएनए से जुड़ जाएगा और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस एयूजी के पास अप्रोच करने के लिए।
क्लियर। पहले क्या हुआ, इनिशिएशन फैक्टर 1 ए साइट में जुड़ गया, इनिशिएशन फैक्टर 3 स्मॉल सब यूनिट से जुड़ गया, है ना। अब टीआरएनए को रेडी कर रहा है कौन, ए इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या करेगा, जीटीपी को यूज करके इस टीआरएनए को इस एयूजी के पास लेके आ जाएगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये आएगा कि टीआरएनए इनिशिएशन कोडॉन वाला रहेगा तो वो राइबोसोम के किस साइट पे आकर के जुड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनिशिएटर टीआरएनए यहां पे आप लिख लेना, binds to P site in small subunit, यहां पे आप मेंशन करना कि वो 30S सब यूनिट है ऑफ राइबोसोम। ए सब यूनिट नहीं बोलोगे, ए साइट नहीं बोलोगे, क्योंकि दूसरे जो टीआरएनए वो ए साइट में आते हैं, लेकिन इनिशियल टीआरएनए पेप्टाइडल साइट पे आकर के जुड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही इसने जोड़ दिया इसकी पेयरिंग हो गई, है ना, पेयरिंग हो गई। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दे, उसने एनर्जी यूज कर दिया है इसलिए जीटीपी में कन्वर्ट होगा और इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, अपना काम हो गया उसका। तो इनिशिएशन फैक्टर, जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी का जीडीपी में कन्वर्जन करेगा तो जीडीपी बाहर निकल गया, है ना, फॉस्फेट एक बाहर निकल गया। तो जैसे ही ये किया तो लार्ज सब यूनिट आकर के जुड़ जाएगा, ये लार्ज सब यूनिट आकर के जुड़ जाएगा। अब ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो अब पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें हमारे पास एमआरएनए है, स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, टीआरएनए हमारे पास मेथियोनिन का कोड हो गया है ना, और इनिशिएशन फैक्टर 1 भी रिलीज हो गया, इनिशिएशन फैक्टर 2 भी रिलीज हो गया, इनिशिएशन फैक्टर 3 भी रिलीज हो गया, सब अपना अपना काम कर दिए। सोचिए इनिशिएशन फैक्टर 3 रिलीज हुआ तो लार्ज सब यूनिट आकर के बाइंड हो गया, ये 50S सब यूनिट आकर के बाइंड हो गया, स्मॉल सब यूनिट से इतना देर से बेचारा अकेला था, है ना। इनिशिएशन फैक्टर 2 भी ए साइट को खाली कर देगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या स्थिति है कि टीआरएनए जो है वो पी साइट पे बिल्कुल प्लेस्ड है, ई साइट खाली, ए साइट खाली, है ना। ये पूरा प्रोसेस जो है वो इनिशिएशन का प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन में। आया जी समझ में कि अब फाइनल एक पूरा यूनिट बन गया है, इसमें टीआरएनए है और एयूजी के पास हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए जुड़ गया है, ए साइट खाली हो गया है क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 दोनों ही निकल गए, तो स्मॉल सब यूनिट से लार्ज सब यूनिट जुड़ गया। इतना प्रोसेस को आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे, है ना, और आप देखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप थैंक यू, इसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। आगे का स्टेप जो रहेगा वो इलोंगेशन का स्टेप रहेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछते जाएं, जितना भी समस्या मैं आपको जवाब देते जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान से पढ़िए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।